मॉर्निंग ऑफ ऑल। आज हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर, जो आप पहले भी कहीं देखे होंगे। और आज हम डायग्रामेटिक फिगर हम आपको दिखाएंगे। और ये डायग्रामेटिक फिगर कैसे होता है, कैसे ये काम करता है, क्या फंक्शन है, किस सभी ऑर्गेन्स का क्या सब फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको देखेंगे। मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। इसके बाद हम एसटीडीएस रोग के बारे में, यौन संचालित रोग के बारे में फिर आएंगे। हम यौन संचालित रोग क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग फिर आएंगे। इससे पहले कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के बीच इसे शेयर करें। आइए हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है यह, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का शुरुआत करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। आप इसमें ये जितना भी सिस्टम है ये लगा हुआ, ये सिस्टम, इसको आउटसाइड एरिया भी बोलते हैं हम लोग। ये आउटसाइड एरिया का है, या बॉडी के आउटसाइड एरिया का है। ये टेस्टिस रहा, यहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म्स का निर्माण होता है। और स्पर्म्स जहाँ ये स्टोर रहता है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से स्टोर रहता है, जहाँ से ये बनता है उसकी बात करते हैं। इसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, बैच में पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। आपको जैसे कि वीडियो भेजा जा रहा है, आप उसमें देखिएगा इसको। ये रहा टेस्टिस, और इस टेस्टिस की संख्या 2 होती है। पिंक कलर की टेस्टिस होती है, और ये टेस्टिस की संख्या 2 होती है। एक यहाँ देख रहे हैं आप, और एक यहाँ देख रहे हैं। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि टेस्टिस की संख्या 2 हो गई। और ये टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का बनना शुरुआत होता है। और टेस्टिस को जब इसका एनाटॉमी करेंगे, मतलब इसको काट के देखेंगे, तब इसमें पता चलेगा कि इस टेस्टिस के अंदर कैसे कैसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग इसमें देखेंगे जब इसको काटेंगे तब। और जब जैसे ही इसमें काटिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स वगैरह सब इसमें दिखाई देगा। ये सब आपको बाद में हम बताएंगे कि इसको काट के देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तत्कालिक अभी ये जानिए कि स्पर्म का फॉर्मेशन इसमें होता है। किसमें? तो टेस्टिस में। टेस्टिस में जैसे ही स्पर्म बन जाता है, स्पर्म्स बनता है, यह स्पर्म्स इसके ऊपर में, ये देखिएगा, यह बड़ा सा हाफ टेस्टिस के हाफ भाग में एक फूला हुआ संरचना पाया जाता है, जिसको ईपीडिडाइमिस कहते हैं। ईपीडिडाइमिस कहते हैं, ये फूला हुआ संरचना। इसी में पानी कभी कभी भर जाता है, तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोसिल हो गया। मतलब पानी ज्यादा मात्रा में उसमें भर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसिल हो गया। और स्पर्म्स जो होता है, स्पर्म्स इसी ईपीडिडाइमिस में जाकर के जमा होता है। जब बन जाता है तो यह इसी में जाकर के जमा होता है। और जब यह जमा होता है इसी में, तो फिर इजैकुलेशन के बाद ये निकल जाता है, पास आउट होता है। यदि स्पर्म्स नहीं निकला तो फिर यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसी से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब फिर से अवशोषित हो जाता है, और अवशोषित होकर के ब्लड वेसल्स में मिल जाता है। तो ये यहाँ एपिडाइडिमिस को देखते हैं, और ये यहाँ देख रहे हैं टेस्टिस से। टेस्टिस के अर्ध भाग में ये लगा हुआ रहता है। एपिडाइडिमिस ये 6 मीटर की लंबा होती है ह्यूमन मेल में। यदि खरगोश की बात करेंगे तो खरगोश में 3 मीटर ही लंबा होता है। तो ये एपिडाइडिमिस में जाकर के स्पर्म्स जमा होता है। एपिडाइडिमिस से ही बना हुआ एक संरचना, रस्सी के समान, पतले धागे के समान, रस्सी के समान, ये जो संरचना देख रहे हैं, यह रस्सी के समान ये बना हुआ संरचना इस प्रकार से ऊपर आता है। इसको क्या कहते हैं? वेज डिफरेंस कहते हैं। वेज डिफरेंस की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एपिडाइडिमिस की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि एक एपिडाइडिमिस इस साइड है तो एक एपिडाइडिमिस इस साइड भी है, तो 2 हो जाएगी। टेस्टिस की संख्या भी 2 हो जाएगी। ये भास डिफरेंस जो है, ये रस्सी के धागे के समान बना हुआ संरचना होता है। ये इसी होते हुए ट्यूब की तरह होता है। स्पर्म्स जब पास आउट होता है, मतलब एपिडाइडिमिस, तो पहले टेस्टिस में स्पर्म बना, टेस्टिस से स्पर्म कहाँ गया? एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस से कहाँ आया? भास डिफरेंस में। और भास डिफरेंस से इस होते हुए स्पर्म्स यहाँ से या इस होते हुए पास आउट होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर चलता है, बाय फोर्सली चलता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हाई रहता है, जिसके कारण बाय फोर्सली चलता है। अब आइए इससे पहले कि यहाँ से हम ऊपर बढ़े, ये टेस्टिस जिसमें रहता है, पॉच लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। ये मतलब एक बटुआ जिसको बोलते हैं, थैली जिसको बोलते हैं, थैली नुमा संरचना में लगा हुआ रहता है, तो जिसको हम लोग देहाती भाषा में बटुआ बोल सकते हैं। तो ये बटुआ के आकार का ये जो लगा हुआ रहता है, पॉच, ये रहा, इसमें रहा पॉच रहा। अभी थोड़ा सा हम संरचना समझा रहे हैं अभी आपको कि ये रहा बटुआ, ये ऐसे ही रहता है बटुआ। इसके अंदर है यह टेस्टिस, ये है बटुआ, इसके अंदर है यह टेस्टिस। ये रहा बटुआ। तो बटुआ में देखिएगा, पैसा रहेगा तो वो फैला हुआ रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो सिकरा हुआ रहेगा। तो ये बटुआ के आकार का नहीं होता है, और इसी को हम लोग ये जो पॉच लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये सिकुड़ता और फैलता है, इसी में इसी तरह से लगा हुआ रहता है। इसके अंदर है टेस्टिस।
तो ये सिकुड़ता और फैलता है। क्यों सिकुड़ता फैलता है इसको हम आप लोग बैच में तो पढ़ेंगे ही, अभी जब तत्कालिक जान लें कि ये टेम्परेचर के लिए फैलता और सिकुड़ता है। देखिएगा ठंडी के समय में ये जो यह स्क्रोटम, इसको कहते हैं एस्क्रोटम, जो बटुआ कर का हम बोले बात समझना बोले उसको कहते हैं एस्क्रोटम। तो ये स्क्रोटम सिकुड़ता और फैलता, टेम्परेचर लेता है। जब टेम्परेचर घट जाती है, बॉडी का टेम्परेचर वो बाहर आता है, टेम्परेचर जैसे ही घटती है तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, अपना टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता है, और ऊपर की ओर बढ़ता है बॉडी के टेम्परेचर से। जब टेम्परेचर पूर्ण रूप से ले लेता है फिर फैल जाता है। इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ये कम रहता है बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से। मतलब बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर यदि 37 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा। तो मतलब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसका कम होता है, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है कि इतना डिग्री सेल्सियस आवश्यक। हम लोग बाद में बैच में देखेंगे इसको। तो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन करता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है और यहाँ से निकल के एपिडायडिमिस में आता है। एपिडायडिमिस से स्पर्म कहाँ चला गया, ये रस्सी के धागे के समान चला गया, और ये इसको कहते हैं भास डिफरेंस। ये दोनों है, भास डिफरेंस इधर भी है इधर भी है। कभी कभी क्या होता है, तो यदि ये भास डिफरेंस किसी कारण बंद हो गया, सपोज कीजिए कि ये इसमें ब्लॉक हो गया, ये कारण ये ब्लॉक हो जाएगा, ये ऐसे ब्लॉक हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से ब्लॉक हो जाएगा, तब क्या होगा, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, तब ये स्पर्म इस होते हुए पास आउट नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में क्या करना पड़ता है, जिस समय में आपको दवाई के द्वारा भी ठीक हो जाता है या कसरत के द्वारा भी ठीक होता है, तो यह इसको हट जाता है। कभी कभी क्या होता है, रस्सी में गांठ जैसे पड़ जाता है, तो कोई भी रस्सी है यदि, और यदि वह उस रस्सी को ऐसे यदि मान लीजिए कि इसमें गांठ पड़ जाएगा, इस तरह से गांठ पड़ जाएगा यह, तो गांठ यदि पड़ जाएगा तो ये इस इधर से इधर पास होने के लिए देगा नहीं स्पर्म को। तो उस स्थिति में भी इस गांठ को छोड़ाना पड़ता है। गांठ हमेशा छोटा हो रहना चाहिए। इसलिए बचपन में की हुई गलतियां बाद में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो ये आपको ये यहाँ जो है यह इसको ब्लॉक नहीं कर रहे हैं हम, अब ब्लॉक कर देंगे तब तो ये पढ़ना यहीं बंद हो जाएगा, तब तो बीमारी हो जाएगी। तो ये रहा भास डिफरेंस। भास डिफरेंस के द्वारा कहाँ चला गया स्पर्म्स। अब आइए इस भास, ये है यूरेटर, ये है यूरेटर, इसको यूरेटर कहते हैं। यूरेटर क्यों कहते हैं, तो जहां से किडनी से इसका संपर्क है, किडनी के पास इसका संपर्क है, किडनी से यूरिन को लेकर के, पेशाब को लेकर के ये यूरेटर की संख्या 2 हो गई। और ये यूरेटर क्या करता है, किडनी से पेशाब को लेकर के आता है और इसमें डाल देता है यूरिनरी ब्लडर, पेशाब की थैली, और इसी में डाल देता है और इस होते हुए जब पास आउट होते रहता है। तो कहने का तात्पर्य, चूंकि ये तो कॉमन रास्ता है, ये तो कॉमन रास्ता है, मतलब कॉमन रास्ता कहने का मतलब स्पर्म भी, सीमेन भी पास आउट होता है और पेशाब भी निकलती है। तो प्रायः तो पेशाब भी निकलती है, यूरिन ही निकलती है। तो ये यूरेटर क्या करता है, किडनी से लेकर के आता है, यूरिन को लेकर के आता है और ये यहाँ से लेकर के इसमें आता है, इसमें होते पास आउट करता है। इसी को यूरेटर कहते हैं। हम लोग किडनी में देखेंगे इसको कि कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे आता है, क्या है इसका रेशियो, क्या है यूरिन का मतलब कितना रेशियो लेकर के आता है, मतलब कितना पर ml ये आते रहता है यूरिनरी ब्लडर में। आइए इसको, तो यूरेटर क्या करता है, इस तरह से लगा हुआ रहता है और भास डिफरेंस को सहायता करता है, किसके लिए, ऊपर रखने के लिए, टाइट रखने के लिए, और यहाँ से या आता है यहाँ। आप समझ गए होइएगा यूरेटर क्या है। अब आइए, रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स होता है। हम आपको संक्षेप में सारी जानकारी दे रहे हैं, विस्तार से बाद में हम बताते जाएंगे। हमको जो ये आपको बताना है उसकी बारे में हम बात कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स होता है, 3 ग्लैंड्स याद रखेंगे। एक पहला ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा ग्लैंड बुलबोरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। तो ग्लैंड की संख्या कितनी हो गई, 3। पहला सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा बुलबोरेथ्रल ग्लैंड या इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ग्लैंड्स की संख्या हो गई 3। जब इस होते हुए स्पर्म्स यहाँ पहुंचता है तो उससे पहले सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है, सेमिनल वेसिकल्स के पास पहुंचता है। अब कुछ किताब क्या करता है, तो सेमिनल वेसिकल्स को यहाँ नहीं दिखा करके यहाँ भी दिखाता है, कुछ किताब इस यहाँ भी दिखाता है। तो सेमिनल वेसिकल्स पीयर शेप का होता है, मतलब नाशपाती आकार के होता है, वह नाशपाती आकार। संख्या हो गई 2। अब ये सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है, तो जैसे ही स्पर्म पास आउट होता है तो इसको भोजन चाहिए, स्पर्म को फ्रुक्टोज छोड़ता है, और ये फ्रुक्टोज जैसे ही छोड़ता है, फ्रुक्टोज आता है या, और ये अपना ये सीक्रेशन करता है, अल्कलाइन फ्लूइड्स को स्रावित करता है। जैसे ही यह स्रावित होता है अल्कलाइन फ्लूइड्स, तो वह स्पर्म में मिल जाता है। जैसे ही स्पर्म्स में यह मिलता है तो इस स्पर्म्स का नाम बदल जाता है, और उसका जैसे ही स्पर्म मिलता है इसका नाम बदल जाता है। इसको क्या कहते हैं, आप स्पर्म्स की बात हटा देंगे, उसको कहते हैं सीमेन। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं हम आपको कि पानी है और चीनी है, तो पानी अलग है और चीनी अलग है,
लेकिन पानी में जैसे ही चीनी को मिला देते हैं तो नाम बदल जाता है, शरबत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ सेमिनल वेसिकल्स अपना स्रावित पदार्थ छोड़ा और ये यहाँ से स्पंज पास आउट हो रहा है, स्पंज जा रहा है। स्पंज जैसे ही सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा छोड़े हुए स्रावित पदार्थ में मिलता है, अब क्या सब छोड़ता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही उसमें छोड़ता है और जब मिल जाता है इसका नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है, सीमेन हो जाता है। इसी प्रकार से अब ये इस होते हुए स्पर्म्स यहाँ आ गया और यहाँ मिलता है इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट की संख्या 2 होती है। इजाकुलेटरी डक्ट यहाँ आता है और इजाकुलेटरी डक्ट के द्वारा यह स्पर्म्स कहाँ पहुंच जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या मानव के मेल में एक ही होती है लेकिन 3 लोब में बटा हुआ रहता है। बाद में देखेंगे हम लोग कैसे कैसे है, तो 3 लोब में बटा हुआ रहता है। अब ये देखिए ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड और ये प्रोस्टेट ग्लैंड 3 भाग में यह बटा हो रहा है, इसको लोब कहते हैं, इसको लोब कहते हैं। तो ये 3 लोब में बट जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यह भी कई प्रकार के पदार्थों को स्रावित करता है, कई प्रकार के पदार्थ को सीक्रेट करता है। अब ये क्या करता है, तो इसमें काफी एक्टिवेट करता है, स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है, एक्टिवेट करना। कभी कभी बुढ़ापा अवस्था जब आता है 45 वर्ष 50 वर्ष की उम्र के बाद, मतलब नियरली 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में कभी पानी जमा हो जाता है, तब ये ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे ही आता है तो ये इसकी बहन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये तो पेनिस जो इधर बना हुआ है इसमें तो भेन लगा हुआ रहता है, भेन और आर्टरी लगा हुआ है, हम लोग बाद में देखेंगे इस सब भी। तो भेन और आर्टरी लगा हुआ रहता है, उसको ये दबाने का काम करता है, जिसके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड नॉन फंक्शनल होने लगता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, किसी किसी मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जो मतलब उम्र ज्यादा हो जाता है तो उस समय में ये बढ़ने का काम करता है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम किया, तो स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करता है, ताकि वह ज्यादा तेजी से वह फीमेल के जेनिशियल ट्रैक्ट में वो ज्यादा तेजी से वह स्विमिंग कर सके, तैर सके। और उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये बुलबोरेथ्रल ग्लैंड, और ये बुलबोरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ये इसका काम जो होता है ये रिप्रोडक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है, मतलब इंटरकर्स जैसे ही होता है उससे पहले ये काम करता है। ये काम क्या करता है बुलबोरेथ्रल ग्लैंड, इसका फंक्शन हो जाता है कि यह अल्कलाइन फ्रूट्स को स्रावित करता है। अल्कलाइन फ्रूट्स क्या करता है, ये जो रास्ता है जो पेशाब जिस होते हुए निकलता था तो इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उदासीन करने का काम करता है। उदासीन यदि यह नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा इसमें। जैसे ही यह पेनिस फीमेल के वेजिना में इंटरकर्स करेगा, जैसे ही यह इंटर करेगा उस समय पेन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये काम क्या करता है, इसको फिसलनदार बना देता है, इसको कहते हैं लुब्रिकेंट कर देना। आप लोग देखे होइएगा आटा चक्की के मिल पर फित्ता में वह ग्रीस लगाया जाता है, फित्ता में जो वह लगाया जाता है ग्रीस वगैरह सब लगाया जाता है, तो वह काम क्या करता है, फित्ता और पुल्ली के बीच घर्षण को कम करने का काम करता है। फित्ता और पुल्ली के बीच घर्षण को कम करने का काम करता है। तो बुलबोरेथ्रल ग्लैंड का काम भी यही है, ये काम क्या करता है, ये घर्षण को कम करने का काम करता है। फीमेल जेनिशियल ट्रैक्ट और मेल जेनिशियल ट्रैक्ट के बीच यह घर्षण को कम करने का काम करता है। तो और ये बुलबोरेथ्रल ग्लैंड अल्कलाइन फ्रूट्स को स्रावित करता है, जिसके कारण ये पेनिस भीग जाता है। ये इतना ही नहीं, पेनिस के साथ साथ फीमेल का वेजिना भी भीग जाता है। तो ये बुलबोरेथ्रल ग्लैंड से काम करता है। और इस होते हुए सीमेन क्या होता है, अब हम स्पर्म्स नहीं कहेंगे। और ये होता क्या है, इसका नाम है यूरेथ्रा, इसका नाम है यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा जो है ये यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है, यूरेथ्रा कॉमन रास्ता है। हम लोग बाद में देखेंगे ये यूरेथ्रा मेल में भी अलग आता है, फीमेल में अलग रहता है। फीमेल का साइज देखेंगे, मेल का साइज देखेंगे, कितना है यूरेथ्रा का साइज, यूरेथ्रा में कौन कौन से वेन और आर्टरी हैं ये भी देखेंगे। तो यूरेथ्रा यहाँ आता है और ये कॉमन रास्ता है, मतलब यूरिन जाने का भी कॉमन रास्ता है और सीमेन निकलने का भी। यहाँ से जो मोटा संरचना देख रहे हैं यहाँ से, इसको कहते हैं पेनिस। ये पेनिस का साइज भी सभी मेल में अलग अलग होता है, पेनिस की मोटाई भी सभी मेल में अलग अलग होता है। कितना होता है पेंडुलस मेल, मतलब ये पेंडुलस जो झूलते हुए पेनिस रहता है उसकी साइज कितना होता है हम लोग बाद में बात करते हैं इसको। तो ये रहता है पेनिस। यही पेनिस जो है यह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, आपको हम पहले भी बताया होंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ये मेन सेक्स ऑर्गन नहीं है मेल का। मेन सेक्स ऑर्गन कौन है, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं से होता है। ये तो सिर्फ एक रास्ता है, ट्यूब है, और इस होते हुए जो पास आउट होता है, यूरिन पास आउट होता है, सीमेन पास आउट होता है। तो अब हम लोग सीमेन बोलेंगे और ये इस होते हुए ये पास आउट करता है। अब आइए इस पेनिस की भी बात करें थोड़ा सा। ये पेनिस में ये डबल लेयर रहता है, ऊपर में पेनिस के ऊपर में सिकुड़ा हुआ एक स्किन रहता है, जिसको कहते हैं हम लोग फोर स्किन। ये स्किन ये ऊपर की ओर चला जाता है, ये स्किन ऊपर की ओर निकलते रहता है। ये पास आउट हो सकता है, सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। और ये जो इसके नीचे जो है इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस, और इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस। जिस समय में एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइम में ये इसमें ब्लड का सर्कुलेशन हाई रहता है, और ब्लड के सर्कुलेशन हाई रहने के चलते ही इसका यह लाल दिखाई देता है और रेड कलर का दिखाई देता है, इसलिए यह इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस।
और इसके ऊपर में फॉरेस्किन रहता है जो सिकुड़ता और फैलता है, और ये है यूरिनोजेनिशियल ट्रैक्ट। यूरिनो मतलब यूरिन के निकलने का रास्ता, जेनिसिलिया मतलब जेनिसियल योनि अंग है, यौन अंग है जब, तो इसको कहते हैं यूरिनोजेनिशियल ट्रैक्ट। और ये रहता है, हम जो आपको समझाएंगे अभी कि एसटीडीएस रोग के बारे में, यौन संचित रोग के बारे में, उसमें 3 चीज इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा काम आएगा। क्या सब? एपिडायडिमिस का ब्लॉक हो जाना, यदि ये एपिडायडिमिस काम करना छोड़ देगा तो स्पर्म्स यहाँ नहीं रह पाएगा, जिसके कारण वो मेलबान हो सकता है। भाष डिफरेंस, यदि अभी हम जस्ट समझाए, यदि इसमें गंदा पदार्थ भर जाए, किसी मेल में ये गंदा पदार्थ इस तरह से भर जाए और पूर्ण रूप से ये गंदा पदार्थ इसमें यदि भर जाता है तो ये मेल भी बांझ हो सकता है, दोनों भर जाएगा। तब यदि एक खाली रहा तब तो ठीक है, यदि लेकिन दोनों भर जाए, इधर भी हो जाए इधर भी हो जाए, ज्यादा पस बन जाए या ज्यादा वेस्ट मटेरियल गंदे पदार्थ इसमें भर जाए, तो इससे भी यह ऐसा हो सकता है। तो ये आपको ये काम करेगा। तो 2 चीज हमको बताने के लिए, एसटीडीएस रोग के बताने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आना पड़ा हमको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप समझ गए होगा। एपिडायडिमिस की बात करेंगे, कहाँ किसका नाम लिखा हो जरा सा आप उसको देखेंगे, और ये भाष डिफरेंस है। हम अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं क्या है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देखे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे फंक्शन करता है, क्या ऑर्गन्स रहता है, इसकी बात करते हैं। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे फंक्शन होता है, क्या होता है, इसकी बात हम लोग देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, हम आपको अभी जस्ट बताए थे कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है। ओवरी की संख्या 2 होती है, एक लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। ये मतलब कमर के नीचे का हिस्सा होता है और ये कमर के नीचे के हिस्से को ये भाग आता है। और फीमेल का ये जो पेल्विक कैविटी होता है, यहाँ का हिस्सा जो होता है थोड़ा सा अधिक चौड़ा होता है। इसके पीछे कारण है कि ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। फैलोपियन ट्यूब मेल में नहीं रहता है, इसलिए पेल्विक कैविटी फीमेल का, यहाँ जो पेल्विक कैविटी कहते हैं बाद में हम लोग बैच में देखेंगे। पेल्विक कैविटी जो होता है ये ज्यादा मेल से ज्यादा फैला हुआ रहता है। क्यों फैला हुआ रहता है? फैलोपियन ट्यूब उधर भागा हुआ रहता है, इसलिए लेफ्ट और राइट भाग में भागा हुआ रहता है, इसलिए फैला हुआ रहता है। अब आइए हम लोग, ओवरी की संख्या 2 होती है, और या ओवरी राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, बायां ओवरी और दायां ओवरी। ओवरी से ही हम लोग जानते हैं कि ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होता है, ओवरी से ही ओवम निकलता है, सीक्रेट करता है। तो ये ओवरी एक, आपको हम इससे पहले भी बताए थे कि ओवरी जो होता है अल्टरनेट फॉर्म में काम करती है। मतलब अल्टरनेट फॉर्म में काम करती है, कहने का अर्थ है यदि ये ओवरी जनवरी महीना में काम किया तो ये फरवरी में काम करेगा, ये मार्च में काम करेगा तो ये अप्रैल में काम करेगा, ये मई में काम करेगा तो ये जून में काम करेगा, ये जुलाई में काम करेगा तो ये अगस्त में काम करेगा। मतलब अल्टरनेट फॉर्म में काम करती है। इसका मतलब एक ओवरी 1 ईयर में 6 महीना ही काम करती है और दूसरी ओवरी भी 1 ईयर में 6 महीना ही काम करती है। और एक ओवरी से एक बार में एक फंक्शनल ओवा निकलता है, क्रियात्मक ओवा निकलता है, ओवम जिसको अंडाणु हम लोग बोलते हैं। एक फंक्शनल ओवम निकलता है, अंडाणु निकलता है। यही ओवरी से जब ओवम निकलता है तो ये फिमरी है, यह यहां से यहां वाला भाग तक, यहां से लेकर के यहां वाला भाग तक को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। हम लोग बाद में भी और सारी चीज फैलोपियन ट्यूब के बारे में जानेंगे, तत्कालिक अभी हमको जो जानना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये फिमरी रहता है और फिमरी के अंदर यहाँ ऑस्टियोल छिद्र बना हुआ रहता है। हम छिद्र का साइज भी लिखाएंगे, बाद में हम ये सब बात बताएंगे। फिमरी क्या करता है, जैसे ही ये ओवम, ये ओवरी रिलीज करती है, ओवम को रिलीज करती है, तो जैसे ही इसको रिलीज करती है इसके अंदर प्रवेश करता है। ओवम जो होता है वह नन मोटाइल होता है, मतलब वह चलमान नहीं होता, अचलमान होता है। जबकि स्पर्म क्या होता है, चलमान होता है, जैसे उसके पास में टेल होता है, लेकिन ओवम के पास में टेल नहीं है या चलमान नहीं होता, नन मोटाइल होता है। तो होता क्या है, इसके पास में इस फैलोपियन ट्यूब के या इन्फंडुबुलम के हिस्से में यहाँ सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू ऐसे लगा हुआ रहता है। सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू याद रखिएगा। और ये सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू यहाँ लगा हुआ रहता है। ये काम क्या करता है, यदि मान लीजिए सपोज कीजिए ये ओवरी से ओवम निकला और ओवम यहाँ आ गया, तो सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू क्या करेगा, इसको यहाँ से पुश करेगा, इसको ऐसे पुश करते जाएगा और ये ओवम इधर भागते चला जाएगा और यहाँ से जाकर के ये पहुंचेगा कहाँ, एम्पुला के पास। इसी एम्पुला के पास ओवम स्पर्म का वेट करेगा और यदि इसको स्पर्म मिल गया तब तो ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, यदि नहीं मिला तो वह ओवम भी वहीं समाप्त हो जाएगा, ओवम डिजनरेट हो जाएगा। तो ये एम्पुला के पास में एक क्वेश्चन पूछता है, फेमस क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया याद रखेंगे आप लोग, कहाँ होती है, एम्पुला के पास में होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया एम्पुला के पास में, एम्पुला एक चौड़ा भाग है, वह एम्पुला के पास ही फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्रिया होने में भी जो फर्टिलाइजेशन के लिए उसको सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए वह एम्पुला के पास मिल जाता है। अब आइए यहाँ ओवरी की बात करते हैं। तो एक फैलोपियन ट्यूब में
ये रहा, इस हिस्सा में हम फैलोपियन ट्यूब बताए हैं कि यहां से लेकर के ये फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। यदि किसी कारणवश, हम स्टेडियस के बारे में अभी जस्ट बताने वाले हैं, तो ये यदि किसी कारणवश किसी फीमेल में कोई प्रॉब्लम्स हो गया, और खास करके ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम्स में ये आता है या, और ये यदि ल्यूकोरिया एक बीमारी है, ये कमजोर फीमेल में होती है। ल्यूकोरिया नाम का होता है, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट सब्सटेंस, ओरिया मतलब डिस्चार्ज। जब व्हाइट सब्सटेंसेस इस भेजना के द्वारा निकलने लगता है तो कमजोर फीमेल में होती है, तो वो उसको ल्यूकोरिया बोलते हैं। खैर जाने दीजिए इस बात को। फैलोपियन ट्यूब की बात करें हम लोग, तो ये यहां से लेकर के यहाँ यह फैलोपियन ट्यूब है। यदि किसी कारणवश मान लीजिए, सपोज कीजिए ये फैलोपियन ट्यूब ये गंदे पदार्थ से भर जाए, कोई गंदा पदार्थ आकर के इसको ब्लॉक कर दे, जमा कर दे, ये पूरे ब्लॉक हो जाए, तो बताइए इधर से ओवम पास होकर के यहाँ पहुंच पाएगा एम्पुला के पास में, या स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? इस स्थिति में क्या होगा, फीमेल बांझ हो जाती है। तो फीमेल के लिए दवाई भी आती है, इसको फ्री करने के लिए, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए दवाई भी आती है, या कसरत वगैरह सब के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। और ये हिस्सा रह जाता है, इस प्रकार से रह जाता है कि ये रहा कि यह फैलोपियन ट्यूब रहा, किसी कारणवश ये बंद नहीं होना चाहिए। यदि बंद होता है तो फिर क्या होगी, फीमेल के पास में स्टेरिलिटी के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा, बांझ बना जाएगा। डॉक्टर क्या करेंगे, जहां से ये लगा हुआ है उसको भी काट देते हैं और एक ट्यूब लगा करके जोड़ देते हैं। हम लोग इस चीज को भी देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अब आइए ये भेजना की बात करते हैं हम लोग। भेजना, ये भेजना रहा, और ये भेजना जो होता है ये इसमें रूज के आकार का, मतलब जैसे हम लोग कपड़ा मोड़ते हैं तो ऐसे लगा हो रहा था, ऐसे ऐसे करते हैं, तो यहाँ एक हिस्सा यह बना हुआ रह जाता है, इस पर ये स्पर्म लगा हुआ सीमेंट जो होता है अटकने का रास्ता होता है, तो ये रूज इसको बोलते हैं। और ये भेजना होता है, और इसके ऊपर में एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, मतलब पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको हाइमेन मेम्ब्रेन कहते हैं। हाइमेन मेम्ब्रेन घोड़े की सवारी करने से, जॉग करने से, मान लीजिए कि जंपिंग करने से इत्यादि करने से यह टूट सकता है, और ये जैसे ही टूट जाता है तो हाइमेन मेम्ब्रेन, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है या नहीं भी हो पाती है, तो ये हाइमेन मेम्ब्रेन सारे कारणों से टूट सकता है। तो ये हाइमेन मेम्ब्रेन रहा, और ये भेजना रहा। भेजना के रास्ते में सीमेन पास आउट होता है, प्रवेश करता है, इंटर करता है। जैसे ही इंटर करता है सर्विक्स में आता है। सर्विक्स जो होता है यह यूट्रस का भाग ही है, एक सर्विक्स का ही, ये यूट्रस का ही भाग है, एक सर्विक्स नीचे वाला हिस्सा को कहते हैं, और इसको कहते हैं इंटरनल ओएस, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ओएस। ये सब बात हम लोग बाद में जानेंगे, उतना हमें डीप में नहीं बता रहे हैं। इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस, इसी में यूट्रस में ही जैसे ही फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है तो यूट्रस में चाइल्ड यहाँ प्रवेश करता है, मतलब फीटस प्रवेश करता है, और फीटस जो प्रवेश करता है इम्प्लांटेशन उसको कहते हैं, और ये 7 डेज करता है। जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा उस फर्टिलाइजेशन के 7 डेज इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, जहां से डेवलपमेंट होता है। और आगे कहानी बताएं। ये जो यूट्रस है, यूट्रस में 3 भाग रहता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये वाला भाग जो यूट्रिन वाल इसको कहते हैं, ये बाहर का है भाग, बीच वाला भाग को मायोमेट्रियम कहते हैं, और इसके अंदर वाले भाग को इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो यह यूट्रस में 3 भाग हुआ, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, 3 भाग हुआ। इंडोमेट्रियम जो होता है प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के क्रम में, ये होता है क्या, प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के क्रम में ये इस तरह से स्क्रू लाइक होता है और ज्यादा तेज निकलता है। इसमें जो गंदे ब्लड वगैरह सब जमा होता है, गंदा पदार्थ यदि जमा रहता है तो वह इस तरह से करता है और वह पास आउट होते रहता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के क्रम में गंदे पदार्थ के साथ साथ थोड़ी सी मात्रा में रेड कलर का ब्लड भी आने का चांस रहता है। तो ये इस होते हुए ये निकलते रहता है, तो ये इंडोमेट्रियम का काम होता है। इंडोमेट्रियम इतना ही काम नहीं करता है। इंडोमेट्रियम जो होता है जब फीटस डेवलप होता है, जब मदर के यूट्रस में फीटस डेवलप होने लगता है, चाइल्ड डेवलप होने लगता है, तो उस समय में ये जर्क से फीटस को बचाने का काम करता है। क्योंकि फीमेल चलती है या कभी दौड़ जाती है, कभी जंप कर गई, कभी मान लीजिए तेजी से उठ गई, तो उस समय फीटस को कोई भी ठेस ना पहुंचे, इसको जर्क से बचाने का काम करता है कौन, इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम की ढेर सारी कहानी है। इंडोमेट्रियम पार्सुलेशन के समय में भी काम करता है, जिसमें बच्चे इशू होने लगते हैं, चाइल्ड इशू होने लगते हैं, इंडोमेट्रियम का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज्यादा जटिल है। आपको दिखने में लगता होगा कि यह फिगर ये इतना आसान है, लेकिन इससे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज्यादा जटिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसलिए तो एक ब्रांच ही होता है गायनेकोलॉजी, फीमेल डॉक्टर की एक ब्रांच होती है गायनेकोलॉजी। तो यह इस प्रकार से आप हम लोग क्या देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें। तो हम आपको एसटीडीएस रोग जो पढ़ाएंगे अभी, इसमें एक चीज का चर्चा करेंगे जहां आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि फैलोपियन ट्यूब यदि यह बंद हो जाए तो इसी का नाम है फैलोपियन ट्यूब। यदि यह बंद हो जाता है तो स्टेराइल हो जा सकती है फीमेल। या परिवार नियोजन के समय में क्या किया जाता है, जिसको हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं, हम बाद में भी बताएंगे। परिवार नियोजन के समय में इसको क्या किया जाता है, यहाँ से काट दिया जाता है। परिवार नियोजन में आ गए, इसको काट दिया जाता है दोनों साइड से, काट करके परिवार नियोजन में इसको क्या कहते हैं,
ऐसे कर करके बांध देते हैं, ऐसे कर करके इसको इस हिस्सा में, इसको इस हिस्सा में मोड़ देते हैं और इसको रस्सी के सहारे से, धागे के सहारे से इसको बांध दिया जाता है, इसको भी बांध दिया जाता है, इस तरह से कार्य करके इसको बांध दिया जाता है। अब देखिए परिवार, ये है परिवार नियोजन, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब को आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मतलब ये चैप्टर 4 में दिया हुआ है। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं कि इसको जब ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया, इसको कहते हैं परिवार नियोजन। परिवार नियोजन किसका हुआ? फीमेल का हुआ। अब वही भाषा वेस्ट डिफरेंस जो आप देखे थे, वेस्ट डिफरेंस में क्या करता, दोनों भाग जो दो भाग था, मेल में बात कर रहे हैं, दोनों को काट देता, अब फिर जोड़ देता तो स्पर्म पास्ट आउट नहीं हो पाता। यहाँ क्या होगा, यहाँ ओवम पास्ट आउट नहीं होगा। जैसे ही ओवम पास्ट आउट नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। परमानेंट सॉल्यूशन है ये, तो परमानेंट सॉल्यूशन ये मतलब ये जन्म नियंत्रण का परमानेंट सॉल्यूशन है। तो ये परिवार नियोजन की बात करते हैं। अब हम लोग आगे अभी ही देखेंगे एसटीडीएस रोग के बारे में, यौन संचरित रोग। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, ये इसलिए हम बता रहे थे, हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको डिजीज, रोग पढ़ा रहे हैं, मानव में कौन कौन सा रोग होता है, लेकिन रोग से संबंधित कुछ चीज मेल और फीमेल में, जैसे एसटीडीएस के बारे में, यौन संचरित रोग के बारे में जानने से पहले हमको जानना था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जो आज हम आपको जानकारी दिए हैं। फिर हम आप लोगों को देखते हैं एक एसटीडीएस बैक्टीरिया से होने वाला, आपको जो हम बताएंगे बैक्टीरिया से होने वाला यौन संचरित रोग, वायरस से होने वाला यौन संचरित रोग। बहुत सारे विद्यार्थी और बहुत सारे के दिमाग में रहता है कि यौन संचरित रोग वायरस से फैलता है, एड्स को ही यौन संचरित रोग। जी नहीं, एड्स के अलावा भी कई रोग हैं जो यौन संचरित रोग हैं, गोनेरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ये सब यौन संचरित रोग है। और किससे होने वाला है? बैक्टीरिया से होने वाला है। अभी हम जस्ट देखते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाला यौन संचरित रोग क्या है, उसको हम लोग जस्ट देखते हैं।